नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो बागपत से आ रही है। बागपत दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। पगड़ी बांधकर भूपेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत। सांसद सत्यपाल सिंह समेत कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद हैं। तो एसपीआरसी डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र चौधरी नजर आएंगे। तो बागपत पहुंचे हुए हैं भूपेंद्र चौधरी और इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो बागपत दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं और इस दौरान थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। तो मंच पर मौजूद भूपेंद्र चौधरी इस वक्त तमाम अधिकारी पदाधिकारी मौजूद हैं संगठन के और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद और इस दौरान उनका भव्य स्वागत और उनके स्वागत के लिए यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी की सर्वोच्च प्राथमिकता हुए गायब। तो गड्ढा मुक्ति अभियान छोड़कर प्रमुख सचिव हुए गायब। 15 नवंबर तक यूपी की सड़कों को करना था गड्ढा मुक्त। 3 शिफ्टों में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स अफसर काम कर रहे हैं काम। तो वही पीडब्ल्यूडी के अफसरों की कर दी गई है सारी छुट्टियां रद्द। तो मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी सड़कों पर उतरकर करवा रहे हैं काम। प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण निकल गए छुट्टी मनाने। गड्ढा मुक्ति अभियान छोड़कर नरेंद्र भूषण दिल्ली रवाना हुए। सीएम की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली गड्ढा से बनाई दूरी अभियान से प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण ने दूरी बनाई। तो सचिव नरेंद्र भूषण छुट्टी मनाने निकल गए। तो जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त ये निर्देश दिए गए थे कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की हर सड़क गड्ढा मुक्त होगी। और अधिक जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर देखा जाए सचिव नरेंद्र भूषण किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना को अनदेखा कर छुट्टी मनाने निकल गए हैं। जहां एक तरफ देखिए आखिरी तारीख है 15 नवंबर और उत्तर प्रदेश की हर सड़क को गड्ढा मुक्त बनाना है, लेकिन लगता है सचिव नरेंद्र भूषण को ये अभियान उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस अभियान को। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली ये योजना है। मुख्यमंत्री ने समय समय पर निर्देश दिए हैं, लक्ष्य एक निर्धारित किया है कि 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना है। कैबिनेट मंत्री हैं जतिन प्रसाद, आपने देखा होगा कि वो रोज सड़कों पे निकल रहे हैं, सड़कों की जांच कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी के सभी अफसरों और अधिकारियों की सारी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। 3 शिफ्टों में काम चल रहा है, लेकिन ऐसे में प्रमुख सचिव साहब का मुख्यालय छोड़ना थोड़ा सा पचता नहीं है, थोड़ा सा गले से नहीं उतर रहा है कि जब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जूझ रहा है कि किसी भी तरह से इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। ऐसे में प्रमुख सचिव साहब दिल्ली रवाना हो गए। तो कहीं ना कहीं अब सवाल तो उठ रहा है, विभाग में भी चर्चा है, महकमे में भी चर्चा है कि इतनी बड़ी योजना जिसका लक्ष्य स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, इतनी बड़ी योजना का पालन करना है, उसको जमीन पर उतारना है, लेकिन प्रमुख सचिव साहब दिल्ली रवाना हो गए। अब ये अलग बात है कि वो अपना वो कैजुअल लीव लेके गए हैं या चीफ सेक्रेटरी लेवल पे उन्होंने परमिशन ली है या फिर निरीक्षण का प्रोग्राम बना के, क्योंकि आमतौर पर अफसरों पे होता है ना कि जब वो दिल्ली जाना होता है, नोएडा जाना होता है, तो वो मथुरा और आगरा का कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं कि वहां विभागीय कार्य करेंगे। सिर्फ महज दिखावा होता है, हवाई ही दावे होते हैं कि वो जाते हैं और कहीं मथुरा में एक कार्यक्रम लगा लिया या आगरा में कार्यक्रम लगा लिया, मेरठ में कर लिया और उसी बहाने वो दिल्ली निकल गए। तो कहीं ना कहीं अब ये इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब इतनी सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम था, लक्ष्य रखा था, निर्धारित रखा गया है, मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक पूरा विभाग लगा हुआ है युद्ध स्तर पर, तो ऐसे समय पे प्रमुख सचिव साहब को दिल्ली जाने की क्या जरूरत थी?
तो बिल्कुल। जाहिर सी बात है, यही समझ में आता है कि शायद उनकी थोड़ी संजीदगी में थोड़ा सा कमी है। शायद उन्हें ये लगता है कि ये अभियान उनके दिल्ली जाने से ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल लखनऊ से वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी तो 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई है ये सीट। रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। आजम खां की सदस्यता रद्द होने से ये सीट खाली हुई थी, तो बेहद महत्वपूर्ण ये दोनों सीट हो जाती है सपा के लिए भी और खासकर अब बीजेपी के लिए भी, चूंकि अब बीजेपी कहीं ना कहीं ये कोशिश में लगेगी कि इस सीट पर भी कब्जा किया जा सके और एक बार फिर से इन सीटों पर कमल खिल सके, और इसके साथ ही सपा कहीं ना कहीं इस अपनी सीट को बचाने में लगेगी। तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी तो 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मुलायम सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई थी और अब कहीं ना कहीं ये सीट पर बेहद प्रोफाइल सीट मानी जाती है ये। वहीं रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, चूंकि कुछ दिन पहले ही कोर्ट की तरफ से रद्द कर दी गई थी आजम खां की सदस्यता, और इसीलिए तो मैनपुरी लोकसभा सीट का सियासी समीकरण भी आपको समझा देते हैं। मोदी लहर में भी इस सीट पर सपा की ही जीत मिली थी। 1996 से इस सीट पर सपा का कब्जा है। मैनपुरी यादव बाहुल्य क्षेत्र है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन से ये सीट खाली हुई है और अब सबकी नजर है कि आखिर इस गढ़ में किसकी फतेह होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां सपा का गढ़ जरूर रहा है, लेकिन अब बीजेपी भी अपने हाई मोड पर है। वही अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। अब्बास को ईडी करेगी कोर्ट में पेश। प्रयागराज में ही हो गई अब्बास अंसारी की पेशी। तो जिला जज की कोर्ट में अब्बास अंसारी की पेशी होनी है। 5 दिनों की कस्टडी रिमांड मांग सकती है। तो अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के बाद अब माना जा रहा है कि ईडी कोर्ट में पेश करेगी और इसके साथ ही 5 दिन की रिमांड भी मांग सकती है। तो प्रयागराज में ही होगा अब्बास अंसारी की पेशी। तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कल रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ईडी की तरफ से कोई इसकी पुष्टि नहीं की गई, किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जिस तरह से 9 घंटे तक ये पूरी पूछताछ चली है और इस पूछताछ के बाद जिस तरह से ईडी को उनके सवालों के जवाब संतुष्ट करने वाले नहीं मिले और तमाम सबूतों के आधार पर ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद देर रात उनका मेडिकल कराया गया और एक बार फिर उन्हें ईडी ऑफिस ले जाया गया, जहां उनकी गिरफ्तारी हुई है। और अब माना जा रहा है कि कोर्ट में पेश किए जाएंगे अब्बास अंसारी और उसके बाद ईडी की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। और अधिक जानकारी के साथ विवेक पांडे प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विवेक, का 5 दिनों की कस्टडी रिमांड मांग सकती है ईडी, इसके साथ ही कोर्ट में पेशी होनी है। क्या कुछ प्रमुख बातें कोर्ट में रहेगी विवेक? अब्बास अंसारी को ईडी ने अपने हिरासत में लिया है। हिरासत के बाद आज थोड़ी देर पहले अभी उनका दोबारा से मेडिकल कराया गया है और मेडिकल के बाद बस कुछ ही देर में इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करने वाली है ईडी। वहां पे कोर्ट में पेशी के बाद जो तमाम तथ्यों को रखेगी, कस्टडी रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी ईडी की तरफ से। हालांकि अगर अंसारी के वकील की बात करें तो उस कस्टडी रिमांड का वो विरोध कर रहे हैं कि कस्टडी रिमांड नहीं होगा। इन सारी चीजों को लेकर अभी कोर्ट में पेशी होने के बाद सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि क्या मामला रहा। जी बिल्कुल, जब कोर्ट में पेशी होगी उस दौरान सभी बातें निकल कर आएंगी। हालांकि लगातार अगर विवेक पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए, अब्बास अंसारी से जब ईडी पूछताछ कर रही थी, लगातार अब्बास अंसारी यही कह रहे थे कि पूछताछ तो की जा रही है लेकिन किसी भी तरह के कोई सबूत नहीं है, किसी भी तरह की कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी उनको। लेकिन देखिए अब कल जिस तरह से 9 घंटे ये पूरी पूछताछ चली है और उसके बाद तमाम सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से 9 घंटे की पूछताछ चली है और ईडी के पास कई अहम चीजें निकलकर मिली हैं उनको सामने पूछताछ में। हालांकि लगातार अगर अब्बास की बात करें तो अब्बास ने ईडी के सवालों के गोलमोल जवाब देते रहे, जिससे ईडी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुई। हालांकि कुछ अभी कागजी कार्रवाई भी अभी चल रही है, कागजी कार्रवाई के चलते थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन अगर अनऑफिशियली अगर बात करें तो ईडी के पास कई ऐसे सबूत इकट्ठा हुए हैं जिनके आधार पर वो कोर्ट में इनको पेश कर रही है और कस्टडी रिमांड की प्रयास कर रही है। ठीक है विवेक, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं गोरखपुर जाने से पहले सीएम योगी ने डेंगू पर ली है अहम बैठक। नोडल अफसरों को रोकथाम के लिए निर्देश दिए हैं, व्यवस्थाओं को देखने के लिए दोबारा फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं, तो सर्विलांस की गतिविधियां बढ़ाई जाए, फंगिंग एंटी लार्वा स्प्रे का विशेष अभियान चलाया जाए, डॉक्टर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही अस्पताल पहुंचे मरीज को हर हाल में जरूरी इलाज मिले, इसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। जिस तरह का फॉगिंग एंटी लार्वा स्प्रे विशेष जो अभियान है वो चलाया जाए, जिससे ये जो डेंगू की बीमारी है उससे निजात मिल सके, मच्छरों से निजात मिल सके, जिससे ये डेंगू बीमारी फैलती है। और इसी को देखते हुए जिस तरह अस्पतालों में भी भीड़ देखने को मिल रही है, लगातार डेंगू के मरीज ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अस्पतालों में भी कई सारे अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। कहीं डॉक्टर्स नहीं हैं, कहीं पर बेड की उपलब्धता नहीं है, और इन सब को देखते हुए तमाम शिकायतें मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के ये सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, डॉक्टर हर टाइम उपलब्ध हो, इसके साथ ही अस्पताल में जरूरी जो इलाज हो वो हर मरीज को मिलना चाहिए जो आपके हॉस्पिटल पहुंचता है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद पर एक्शन, आवास और व्यावसायिक ठिकानों पर आईटी की रेड है। शहर का बड़ा मीटा कारोबारी है जुल्फिकार अहमद। टीम को टैक्स में हेराफेरी की मिली थी जानकारी, तो एचएमए ग्रुप के नाम से है मीट का कारोबार, और इसी को लेकर पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद पर एक्शन देखने को मिला है। आवास और व्यावसायिक ठिकानों पर आईटी की रेड है और ये रेड अभी भी चल रही है। तो एचएमए ग्रुप के नाम से ये मीट का कारोबार है। शहर का बड़ा मीट का कारोबारी है जुल्फिकार अहमद, और टीम को टैक्स में हेराफेरी की मिली थी जानकारी, और इसके बाद ये रेड की जा रही है आईटी की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आईटी की रेड चल रही है, कितनी देर से ये पूरी रेड चल रही है, और क्या कुछ जानकारी इस पूरी रेड को लेकर? बिल्कुल रितु जी, मैं आपको बता दूं, पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो जहाँ के जो नामचीन जो उसके जो मीट कारोबारी जो बताए जाते थे, उनके यहाँ आज आईटी की छापेमारी की जा रही है। सुबह से ही छापेमारी की गई है। करीब यहाँ पर दर्जनों गाड़ियां वहां पर उनके आवास से उनके जहां जहां उनके वो प्रतिष्ठान है, जैसे कुबेर बड़ा शेल्टर हाउस है वहां पर, और भी कई जो आगरा की तमाम जो जगह उनकी है, जो क्योंकि आगरा के अलावा इनके बाहर भी इनके शेल्टर हाउस है, उन पर भी इनकी छापेमारी की जा रही है। तो निश्चित तौर से आईटी की बड़ी छापेमारी है। आपको बता दें, इसके अलावा आगरा में उससे पहले भी तपन ग्रुप पे भी आईटी की छापेमारी हुई। इससे पहले कोको कोला वालों की यहाँ छापेमारी हुई। तमाम ऐसी जगह आईटी की छापेमारी की जा रही है जिनकी बताया जा रहा है कि इनकी कोई इनकम टैक्स की हेराफेरी के कोई मामले की जानकारी की गई, इसको लेकर इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है। तो अब रितु जी, ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या सामने आता है, किस प्रकार की हेराफेरी आएगी, क्योंकि वहां पर अभी तपन ग्रुप वाले के यहाँ जब जानकारी आई थी तो बताया जा रहा 40 करोड़ रुपए सरेंडर किए। उसके बाद आईटी की जो लगातार 4 दिन छापेमारी रही। अब इस वाले मामले में जुल्फिकार अहमद भुट्टो के पूरे मामले में ये देखना होगा कि किस प्रकार की हेराफेरी देखने को मिलेगी, कितने करोड़ की इनकम टैक्स की हेराफेरी देखने को मिलेगी, क्या दस्तावेज हाथ में मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी रितु जी। बिल्कुल कृष्णा, इसके साथ ही साथ कितने घंटे तक ये पूरी छापेमारी चलने वाली है? क्योंकि देखिए, एक बड़ी टीम वहां पर पहुंची है, कई गाड़ियों में तमाम टीम पहुंची हुई है आईटी की। कहीं ना कहीं जिस तरह से आईटी को सबूत मिले होंगे या कुछ जानकारी मिली होगी, इनपुट मिले होंगे, इस टीम को देखकर लग रहा है एक बड़ी पूरी कार्रवाई रहने वाली है और लंबी कार्रवाई चलने वाली है। बिल्कुल रितु जी, मैं बता दूं, जो जुल्फिकार अहमद भुट्टो का इतना मीट का बड़ा कारोबार है कि यहाँ का आगरा ताजनगरी आगरा के अलावा यहाँ जिले की बात तो अलग
क्योंकि विदेशों में भी इनका कारोबार बड़े बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर बताया जाता है। जी। आगरा में यहाँ पर जो शेल्टर हाउस है बताया जाता है 10,000 मीट जो डेली उसका लाइसेंस है इनके पास। इसके अलावा अलीगढ़ और हाथरस इन जगह पर भी इनकी बड़ी बड़ी तादाद पर इनके जो शेल्टर हाउस है, बड़े बड़े लोगों के इनसे वो रहा है। और इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये पूर्व से ही बहुत बड़े नामचीन मीट कारोबारी भी बताए जाते थे। तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि ये जो छापेमारी चलेगी वो करीबन 3 या 4 दिन लगातार चलने वाली है। हो सकता है इसमें समय बढ़ भी सकता है ये, लेकिन रितु जी ये देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में कितने करोड़ का ये मामला सामने आएगा, क्या दस्तावेज हाथ होंगे और जुल्फिकार अहमद भुट्टो के खिलाफ क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल कृष्णा, ये देखने वाली बात होगी ये कब तक पूरी कार्रवाई, पूरी रेड चलती है और इसके बाद इस रेड से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कितना बड़ा ये पूरा स्कैम नजर आता है जो इनकम टैक्स को लेकर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा तमाम जानकारी देने के लिए। तो एचएमए ग्रुप के स्लॉटर हाउस में इनकम टैक्स की रेड है। कई गाड़ियों से पहुंचे हैं इनकम टैक्स की 20 सदस्यीय टीम। अचानक आयकर टीम के पहुंचने से मचा हड़कंप। करोड़ों की टैक्स चोरी की छापेमारी की आशंका है। फैक्ट्री में मौजूद कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाल रही है टीम। तो दही थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है एचएमए स्लॉटर हाउस। तो स्लॉटर हाउस में ये पूरी रेड चल रही है उन्नाव के। तो करोड़ों की टैक्स चोरी की ये पूरी छापेमारी की आशंका। और ज्यादा जानकारी के साथ उन्नाव से हमारे संवाददाता नीरज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी पा रही है? स्लॉटर हाउस में ये पूरी रेड चल रही है। नीरज, शाखाएं हैं जो लगातार जो एचएमए ग्रुप के ब्रांच है जो अरोड़ा के नाम से यहाँ पर AOV के नाम से यहाँ पर संचालित है। इनकी मुरादाबाद में भी कई ब्रांचें हैं, लेकिन यहाँ की ब्रांच में कुछ इनको हेराफेरी की पहले से सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर के एक 20 सदस्यीय टीम ने आज छापेमारी की है। क्योंकि छापेमारी के बाद में जो है पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में जो है पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। क्योंकि यहाँ पर जो और भी फैक्ट्रियां हैं या जो और भी स्लॉटर हाउस हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी एक मैसेज गया है कि इनकम टैक्स की जो छापेमारी है वो इस बात को लेकर के की जा रही है कि जो इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है उसको लेकर के ये छापेमारी है। अब देखना ये होगा कि ये जो छापेमारी जो की गई है, जो लगातार इसमें जो इनके कागजात और कंप्यूटर के जो इनका कंप्यूटर है वो सब जो उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है, इसको कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी जो है घोटालेबाजी की जो वो है सामने निकल करके आएगी। तो अभी छापेमारी चल रही है, अभी ये छापेमारी काफी लंबी चलेगी और इसके बाद में जो है इसमें क्या क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल नीरज, इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि 20 सदस्यीय टीम है जो वहां पर पहुंची हुई है। एक बड़ी टीम मानी जा रही है स्लॉटर हाउस में, जहां पूरी छानबीन चल रही है। क्या वहां पर कर्मचारी जो है वो भी अंदर ही मौजूद है? उनसे भी कुछ पूछताछ की जा रही है? किसी तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है नीरज? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो एचएमए ग्रुप है या जो उन्नाव में AOV जो स्लॉटर हाउस है जहां पे छापेमारी की गई है, 20 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की है। यहाँ से एक्सपोर्ट क्वालिटी का मीट बाहर भेजा जाता है और लगातार कई देशों में यहाँ से मीट जाता है, जिसको लेकर के जो छापेमारी की गई है आईटी की छापेमारी, इसको लेकर के लगातार अंदर जो भी लोग उस समय काम चल रहा था वो बिल्कुल वैसे ही ब्लॉक कर दिया गया है। अंदर के कर्मचारी अंदर हैं, बाहर जो लोग मौजूद थे उनको अंदर नहीं जाने की इजाजत है। तो कहीं ना कहीं जो चीज पूरी जो एचएमए ग्रुप के जो जितने भी स्लॉटर हाउसेज हैं उनको लेकर के लगातार जिस तरीके से छापेमारी की गई है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़े घोटाले की चीज सामने निकल करके आ रही है और इसको लेकर के छापेमारी की जा रही है। लगातार जो है अंदर इसकी जांच चल रही है। जांच के बाद में देखना होगा कि कितना बड़ा घोटाला सामने निकल के आता है इनकम टैक्स का। तो ये सब पूरी जो कार्रवाई है ये आईटी की तरफ से की जा रही है और इसको लेकर के अब ये जो है छानबीन ये लगातार चलती रहेगी और काफी लंबे समय तक चलने वाली है। जी ठीक है नीरज, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। नियमों को ताक पर रखकर बहाली हुई है निरस्त तो नेवाला। लेवाना कांड में
लैसा के तत्कालीन एसडीओ हैं राजेश मिश्रा, चेयरमैन ने दोबारा जेई आशीष मिश्रा को किया निलंबित। 4 दिन पहले मध्यांचल निगम ने दोनों को किया था बहाल, तो छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके लूट रहे हैं वाहवाही। तो सवाल है कि पूर्व में किसने की जांच, जांच रिपोर्ट के आधार पर किसने किया बहाल। तो कॉर्पोरेशन क्या इन बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेगा? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इनको बहाल किया है? और अधिक जानकारी के साथ नीलेश हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, खबर का असर देखने को मिला है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दो कि न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता के साथ एक खबर चलाई थी कि लेवाना कांड में जिन आशीष मिश्रा उपखंड अधिकारी को सस्पेंड किया गया था, लेकिन नियमों को साथ पर रखकर जो है उनको बहाल किया गया था। इसके बाद न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता के साथ ये खबर चलाई थी कि फर्जी तरीके से बहाल करके उनको नियुक्ति भी दे दी गई, जिसके बाद जो है यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज ने पूरी घटना का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के साथ ही साथ उनको सस्पेंड कर दिया है। अब देखना होगा कि जिन अधिकारियों ने उन्हें बहाल किया था, बहाल करने वाले अधिकारियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि जितना जिम्मेदार आशीष मिश्रा है उतना ही जिम्मेदार वो अधिकारी भी हैं जिन्होंने जांच पूरी नहीं उससे पहले ही बहाली की कार्रवाई कर दी। ठीक है नीलेश, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो सवाल है कि आखिर पूर्व में किसने की थी जांच, और जिस तरह से बहाल की गई थी उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। और न्यूज़ वन इंडिया की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। बढ़ेंगे आगे। बिजली विभाग में पनप रहा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत यूपीपीसीएल के चेयरमैन से सीएम तक हुई। 22 सालों से मध्यांचल में तैनात हैं एसडीओ जेबी सिंह। पूर्व चीफ इंजीनियर ने जेबी सिंह को हटाने के लिए लिखा पत्र, तो जेबी सिंह ने खुद मध्यांचल में लिखकर दी जानकारी। यूपी सरकार के ट्रांसपेरेंट स्थानांतरण की उड़ रही है धज्जियां। तो एसडीपी जेबी सिंह पर माप पुस्तिका गायब करने के आरोप, करोड़ों रुपए की माप पुस्तिका गायब करने के आरोप हैं। तो वर्तमान चीफ राजीव सिंह ने जेबी सिंह को पहुंचाया था फायदा। जेबी सिंह के भ्रष्टाचार की शिकायत पर सीएम कार्यालय ने लिया संज्ञान। जेबी सिंह एसडीओ के मामले में साहब की खामोशी समझ से परे। तो जेबी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के भी आरोप है। एसडीओ ने 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति राजधानी में बनाई है। एसडीओ जेबी सिंह पर कार्रवाई हुई तो चेयरमैन एम देवराज मध्यांचल, एमडी लैसा चीफ पर भी गिर सकती है गाज। तो अधिकारी भी एसडीओ जेबी सिंह की बचाने में जुटे हुए हैं। ये सूत्रों के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। वहीं सोनभद्र में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। सोन नदी से दैत्याकार मशीनों को हटाया गया। बड़ी बड़ी मशीनों से नदी के बीचों बीच चल रहा था खनन। डीएम की कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। आज खनन विभाग के अफसर करने वाले थे छापेमारी के पहले नदी से जेसीबी और पोकलेन हटाई गई है। तो खनन माफियाओं पर खबर चलने के बाद अफरा तफरी और डर का माहौल। तो मशीनें हटाई गई। तो डीएम की कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। तो आज खनन विभाग के अफसर करने वाले थे छापेमारी, लेकिन उससे पहले ही जो मशीनें हैं वो हटा ली गई थी। नदी से जेसीबी और पोकलेन हटाई गई है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर आपको बता रहे हैं। सोनभद्र में खनन माफिया जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे थे, तो खबर चलने के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप देखने को मिला है। तो सोन नदी से दैत्याकार मशीनों को हटाया गया। बड़ी बड़ी मशीनों से नदी के बीचों बीच चल रहा था खनन का काम। और जिस तरह से ये पूरा खनन माफियाओं का ये पूरा राज चल रहा था, कहीं ना कहीं अधिकारी भी सुध नहीं ले रहे थे। लेकिन खबर चलने के बाद हर कोई एक्टिव नजर आ रहा है इस वक्त। तो छापेमारी के पहले नदी से जेसीबी और पोकलेन हटाई गई है। तो खनन माफियाओं में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है।
सो नदी से दैत्याकार मशीनों को हटाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार सोनभद्र में जिस तरह खनन माफिया एक्टिव नजर आ रहे थे, बेधड़क खनन कर रहे थे, लेकिन अब देखिए खबर का असर हुआ है और अब जो खनन माफिया है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। जी, मैं बता दूं कि मैं अभी कुछ देर पहले मैं वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे मैं गया हुआ था, जहाँ पे खनन हो रहा था। वो खनन क्षेत्र से पूरी मशीनों को और पूरी गाड़ियों को वहाँ से निकाल दिया गया है। जब इन खनन माफियाओं को खनन किसी कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय निरीक्षण करने के लिए खनन क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उसी समय खनन माफियाओं ने हरकत में आते हुए पूरी मशीनों और वहाँ से सभी गाड़ियों को हटा दिया गया है। ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।